कुछ लोग ये कहते हैं कि जी ये हमारे जो जॉन स्नोरी की टीम थी ये स्लो क्यों थी। पुलिस थे, उन्होंने अपनी जो मौसम की जो फोरकास्ट ली है वो नेपाल से इंक्वायरी हो तो उसमें इस बात को पहलू को रखा जाना चाहिए कि या उन्होंने रस्सी लगाई ही नहीं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि सब लोग जानते हैं, जिन लोगों को माउंटेनियरिंग से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है और जो बहुत अरसे से फॉलो कर रहे हैं, जॉन स्नोरी जो आइसलैंड के माउंटेनियर थे, बहुत बड़े अकम्पलिश्ड माउंटेनियर्स शुमार होते हैं। इसी तरह मोहम्मद अली सतपारा, जिनको सब अब यहाँ पे उनके डिसअपीयरेंस के बाद तो बहुत ज़्यादा हम पाकिस्तान के हर घर में उनका ज़िक्र हो रहा है, लेकिन जो लोग माउंटेनियरिंग और इस एडवेंचर स्पोर्ट्स से रिलेटेड लोग हैं वो तो बड़े अरसे से जानते हैं। मोहम्मद अली सतपारा थे, वो इस वक्त जो हम कह लें कंटेम्प्रेरी माउंटेनियरिंग जो है, जो इस अहद हाज़िर की माउंटेनियरिंग है, उसमें एक बड़ा नाम इस लिहाज से थे कि उनकी क्लाइंबिंग में डाइवर्सिटी बहुत है, जिसमें उन्होंने नेपाल में भी क्लाइंबिंग सिर्फ कहने की हद तक नहीं है, इस वक्त भी जितने बड़े लोग पहाड़ों पे जितने बड़े क्लाइंबर्स कर रहे हैं, सब का मानना है कि इससे ज़्यादा अकम्पलिश्ड और मोहम्मद अली सतपारा से ज़्यादा तजर्बा हिमालयन माउंटेनियरिंग में रखने वाला कोई नहीं था। 5 दिसंबर को, ये सबसे पहले K2 पे 5 दिसंबर को ये जॉन स्नोरी, अली सतपारा और उनके बेटे जो हैं साजिद सतपारा, ये तीनों वहाँ पे पहुँचे। बाकी इनका जो हेल्पिंग अमला था, बाकी वो सारे वो तो खैर मौजूद 60-70 के करीब लोग और भी मौजूद थे। 5 दिसंबर को इन्होंने स्टार्ट किया। अगर आप जॉन स्नोरी का पेज फॉलो करें फेसबुक का, तो उसमें आपको 5 दिसंबर से लेकर 5 फरवरी तक इन पूरे 2 महीनों की टाइमलाइन को आप देखें, आपको बहुत सारी कुछ बातें, कुछ स्टोरी क्लियर होती है। तो उसमें ये हुआ कि जॉन स्नोरी और इन्होंने बड़े सिस्टमेटिक तरीके से अपना प्रोसेस स्टार्ट किया और पीरियोडिकली ये जो 25 दिसंबर थी, जिसको हम क्रिसमस होता है, क्रिसमस तक इन्होंने अपनी रोटेशन भी स्टार्ट कर दी और रोप फिक्सिंग भी शुरू कर दी। अब इस पहाड़ पे होता ये है कि K2 जो है ये इतना टफ़ और मुश्किल पहाड़ है, इसमें और जितने भी बड़े 8000 टेक्निकल पहाड़ हैं उन पे फिक्स्ड लाइन लगती है। जो माउंटेनियरिंग के हवाले से देखा जाए तो वो प्रॉपर ट्रेंड लोग ही इस पे क्लाइंब कर सकते हैं। इन्होंने फिक्स्ड लाइन, जब आप फिक्स्ड लाइन को लगा रहे होते हैं लीड क्लाइंबर, तो वो उसके साथ साथ एक्लेमेटाइज भी हो रहा होता है। इस दौरान 25 दिसंबर को क्रिसमस के बाद नेपालीज़ की टीम पहुंचती हैं 3 मुख्तलिफ़ टीमों में। इमेजिन नेपाल वाले आते हैं और सबसे बढ़ के 7 समिट ट्रैक्स SST जिनको कहते हैं वो, और जो इनका सबसे इस वक्त दुनिया में बहुत बड़ा फेम जो कमाया है निर्मल पुरजा, निम्स दाई जिसे भी कहते हैं, वो उसने भी ऐलान किया कि वो अपने क्लाइंट और अपने एक अलग टीम के साथ आएगा। तो ये टोटल 3 टीम्स जो हैं, और इसके अलावा जो वेस्टर्नर्स जो 7 समिट ट्रैक्स और डिफरेंट नेपलीज़ कंपनीज थी, उनके जो एज ए क्लाइंट आए थे वो वहाँ पे क्रिसमस के बाद पहुँचते हैं बेस कैंप पे। तो इस तरह जॉन स्नोरी की टीम और नेपलीज़ शर्पास और तमाम क्लाइंट्स की टीम के दरमियान कोई 20-21 दिन का फ़र्क है, यानी कि वो 20-21 दिन से पहले आए थे। 27-28 तारीख को इन्होंने अपना काम वहाँ पे करना शुरू किया। अच्छा, इसमें अब ये है, कुछ लोग ये कहते हैं कि जी ये हमारे जो जॉन स्नोरी की टीम थी ये स्लो क्यों थी। क्वेश्चन एक रेज़ होता है कि ये जब ये 5 दिसंबर को आए और 5 दिसंबर को ले के इन्होंने 16 जनवरी को एक वेदर विंडो जो 14, 15 और 16 की वेदर विंडो थी, ये इन्होंने मिस की और नेपलीज़ ने सबमिट कर ली। उसके बाद फिर इन्होंने ये स्लो थे, ये कैपेबल नहीं थे, ये क्या बात थी। अब उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। ये जो एक्लेमेटाइजेशन रोटेशन होती है ये पीरियोडिकली कंप्लीट होती है, नेपाल से ही एक्लेमेटाइज होके आए, लिहाजा उनको आप अगर आप 5 दिसंबर से ऑनवर्ड देखते हो तो माइट भी पॉसिबल वो जब 25 दिसंबर को आ रहे हैं उससे 20-25 दिन पहले अगर आप निम्स दाई को फॉलो करें तो उनको आपको पता चल जाएगा ये वहाँ बड़े पहाड़ों पे एक्लेमेटाइज होके आए। अच्छा, अब ये होता है कि ये जब क्लाइंब करना शुरू करते हैं तो जनवरी स्टार्ट होता है। जनवरी का जो पहला हफ्ता है उसमें मौसम सवीर रहता है, और फिर अगर आप उसको टाइमलाइन पढ़ें तो पता चलता है कि एक आध बार हादसा ये भी हुआ कि विंड इतनी ज़्यादा तेज़ ऊपर चली कैंप 1 और 2 पे, जो नेपलीज़ गए थे वहाँ पे रोटेशन के लिए, और उनका कुछ टेंट वगैरह लगा के आए थे। चूँकि आपने लॉजिस्टिक्स पहुँचानी होती हैं, सम टाइम ऑक्सीजन भी डंप करनी होती है, बल्कि सम टाइम का ऑक्सीजन जाके डंप भी करनी पड़ती है। कोशिश ये होती है कि जब समिट पुश हो
तो उस वक्त आप लाइट वेटेड हों ताकि आप ज़्यादा एग्जॉस्ट ना हो, एनर्जी बचा के जाना है, चूँकि आपने उसके बाद इमीडिएटली उससे पहले तो आप डेथ जोन में नहीं दाखिल हो रहे होते 8000 मीटर से अबव, तो उस रोटेशन में आपकी एक्लेमेटाइजेशन हो जाती है। और जब आपने समट अटैक करना है तो लाजमी बात है आपने समट के लिए 8000 मीटर के जोन के अंदर दाखिल होना है, इसलिए आप एनर्जी बचा के जाएँ। तो उस वक्त उनके साथ ये भी हुआ, उन्होंने कहा जी हमारा सारा टेंट उड़ गया और इस तरह। खैर उन्होंने नई लॉजिस्टिक मंगवाई, उसको अरेंज कर लिया और उसके बाद ये अनाउंस हुआ 10 जनवरी को जॉन स्नोरी भी अपने फेसबुक अकाउंट पे ये अपडेट लगाता है कि हमने एक्लामेटाइजेशन रोटेशन मुकम्मल कर ली है, रोप भी फिक्स हो गए हैं, मौसम बहुत सख्त है लेकिन हम अपनी प्रोग्रेस से बहुत मुतमिन हैं, हम एक टीम के तौर पे काम कर रहे हैं। और उसने ये भी इजहार किया कि जॉन स्नोरी ने अपने कि ये पाकिस्तान आइसलैंड की एक मुश्तरका कोशिश है। गो के जो है वो उसका टीम लीडर जॉन स्नोरी था और बाकी टेक्निकली एज ए हाई आल्टीट्यूड पोर्टर दोनों जो है उनकी खिदमात ली गई थी, मोहम्मद अली सदपारा की और साजिद सदपारा की। उसके बाद जब वेदर विंडो अनाउंस होती है, अब सूरत हाल ये होती है कि जो आपकी मौसम की पेशीन गोई होती है, जो आप फोरकास्ट ले रहे होते हैं, वो डिफरेंट जगह से ली जाती था। कि जो नेपलीज थे उन्होंने अपनी जो मौसम की जो फोरकास्ट ली है वो नेपाल से ही ली, यानी कि उनका रब्ता था सेटेलाइट के थ्रू, नेपाल से उनका कोई एक एक्सपर्ट है जो बताता है उसकी जो फोरकास्ट थी। उसने ये कहा कि जो वेदर विंडो है वो 13, 14, 15 ऑनवर्ड 16 तक, और ये भी था कि 14, 15, 16 तक समट के ब्राइटर चांसेस हैं, 17 के बाद वर्स्ट होना शुरू हो जाएगा, तो वो 17 तो डिसेंट में आ जानी थी अगर समट हो तो। खैर उन्होंने इसी तरह प्लान किया और उस वेदर विंडो को अवेल करने का ऐलान कर दिया। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, मेरे अपने जहन में भी, मैं चूँकि फॉलो कर रहा था सारी एक्सपीडिशन को, मैंने भी ये क्वेश्चन मार्क था कि आया ऐसी क्या वजूहात हैं कि ये जॉन स्नोरी और इसकी टीम एक्लेमेटाइज भी है लेकिन ये इस वेदर विंडो को अवेल क्यों नहीं कर रही। मैं अब दोबारा गौर किया तो मुझे इसकी एक बड़ी वजह वो यही नज़र आती है कि जॉन स्नोरी चूँकि इंडिपेंडेंट टीम के साथ था और फिर माउंटेन पे जो बड़ी मुख्तलिफ़ टीमें काम कर रही होती हैं उनकी आपस में कुछ अंडरस्टैंडिंग इस हद तक होती है कि आप किसी की एक दूसरे की फ़िक्स्ड लाइन यूज़ करते हैं, बाज़ औक़ात आप एक दूसरे की चीज़ें भी इस्तेमाल कर लेते हैं, और इसमें कुछ माउंटेनियर ऐसे हैं जो अपना आपको सेक्रीफाइस भी करते हैं। तो जहाँ तक मैंने फॉलो किया तो उसमें यह था कि अली सदपारा और जॉन स्नोरी ये एक इंडिपेंडेंट टीम के तौर पे थे। दूसरी बड़ी बात है, उस फैक्टर को भी ज़हन में रखना चाहिए कि जॉन स्नोरी का चूँकि नेपलीज़ ने ये किया कि वो 3 मुख्तलिफ़ टीमें एक में ढल गईं और ऑल नेपाल टीम या और नेपलीज़ शर्पा टीम बना ली 10 लोगों ने, उनमें 3 नेपली टीमें थीं, निम्सदाई की अलग थी, मैजन नेपाल और उसकी अपना 7 समट ट्रैक्स की अलग थी। ये 10 इकट्ठे हो गए, यूनाइट होके इन्होंने वहाँ पे गए और इन्होंने कैंप 3 तक जो था रोप ऑलरेडी फिक्स्ड था, उस फिक्स्ड लाइन को यूज़ किया। मेरी ज़ाती राय ये है कि चूँकि वो फिक्स्ड लाइन जो मौजूद थी वो उन्होंने यूज़ कर ली और उसके बाद फिक्स्ड लाइन के लिए जो आगे ऊपर लाइन लगानी थी कैंप 3 से आगे समट तक, उसके लिए नेपलीज़ ने यकीनन अपने ज़िम्मे ले ली होगी। और उसकी वजह इस तरह से भी पता चलता है कि जॉन स्नोरी ने इस बात का भी इजहार किया था सोशल मीडिया पे, शायद इंस्टाग्राम की या किसी जगह पे उनकी पोस्ट मेरी नज़र से गुजरी है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने निम्सदाई को 700 मीटर रोप दिया है जो कि वो आगे फ़िक्स लाइनें लगाएंगे। तो इस हवाले से वो अच्छा हमारी अंडरस्टैंडिंग चल रही है। लेकिन सारी बातों के बावजूद ये चूँकि मिंगमा जी के साथ उनकी पिछले कोई अच्छी यादें वाबस्ता नहीं थी, तो मेरा अंदाज़ा ये है कि चूँकि जॉन स्नोरी टीम लीडर था और डिसीजन मेकिंग वहाँ पे उनकी चल रही थी, जो नज़ीर साबर साहब ने फरमाया है ना, और जिस पे वो बड़ी कंट्रोवर्सी भी पैदा हुई, अगर माउंटेनियरिंग की हवाले से देखें तो उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है कि अली सदपारा तो फ़ैसला लेने के लिए उनका नहीं था मैंडेट, वो जॉन स्नोरी ने लेना था। और बल्कि इस हवाले से अगर देखा जाए तो ऐन मुमकिन है, मैं ये समझता हूँ कि जॉन स्नोरी ने अपनी उस वजह से कि मैं ख़ुद करूँ अकम्पलिशमेंट के लिए, और फिर मिंगमा के साथ इसलिए कि अगर मैं नेपलीज़ के साथ इसी पे वेदर विंडो में समट अटैक करूं तो ये ना हो कोई नेपलीज़ 10 हैं, हमारी 3 की टीम है, हमारी ओवर शेडोड हो जाए समट, ये ग्लोरी जो है ये वो हमारी वो सारे नेपलीज़ का कहेंगे कि हाँ जी नेपलीज़ ने लाइन फिक्स की, वो लगाई। तो उन्होंने एक लिहाज से इसका एक गैम्बल खेला होगा कि चलें नेपलीज़ अपनी ट्राई कर लें,
अगर ये सबमिट नहीं करेंगे तो उसके बाद अगली वेदर विंडो में हम जाएंगे जो 4-5 दिन के बाद थी। और अब ये नहीं मालूम इस बात को साजिद सतपारा जो वो बता सकता है, क्लियर कर सकता है कि क्या उस वक्त जॉन स्नोरी का फ़ैसला तो था। मुझे ये लगता है कि अगर अली सतपारा इंडिपेंडेंट फ़ैसला लेने का उनका मैंडेट होता तो यकीनन वो सबमिट, वो वेदर विंडो उसको अवेल करते। और वो इस दर्जे के क्लाइंबर थे, ये नेपलिस को भी पता है, सारी दुनिया जानती है, उन सब से वो स्ट्रॉन्ग थे। तो और फिर वो बहुत बड़े माउंटेनियरिंग, बहुत से हादसों के सर्वाइवर भी हैं। तो इस लिहाज से उनकी ये बात, चूँकि हाई आल्टीट्यूड पर रहे हैं और उनको इस सारी सिचुएशन का पता है, मैं ज़ाती तौर पे इस बात से बहुत हद तक मुत्तफ़िक हूँ कि नज़ीर साबर साहब ने सही फरमाया। नेपलिस ने जो है वो अपनी रस्सियाँ जो हैं वो रिट्रीव, 600 मीटर रस्सी लगाए बगैर परिंदा भी नहीं गुजर सकता। नेपालियों ने लगाया था, एक इंच उठा के वापस आए हैं। वो इतने चालाक है क्योंकि पता था कि नीचे लोग हैं। नेपाली एक इंच रस्सी उठा के ले गए हैं। बल्कि मैं एक और पहलू से मैंने जो है वो इसको देखने की कोशिश की है, तज्ज़िया करने की कोशिश की है। वो ये है, कैंप 3 से आगे चूँकि और कोई नहीं गया, वो नेपलिस गए और उनके ज़िम्मेदारी थी जो कि अखलाकी तौर पे थी, कोई उसमें कोई मुआहदा नहीं हुआ था। तो एक चांस ये भी है कि उन्होंने रस्सी लगाई ही ना हो। अब कुछ लोग ये सवाल करेंगे इस पे कि अगर रस्सी नहीं लगाई, ये कैसे पॉसिबल है कि आप बॉटल नेक में फ्री क्लाइंब करें। फ्री क्लाइंब इसको कहते हैं कि आप बग़ैर किसी रस्सी के खुद ही चलें और उसको आप रिस्क लेके करें, और एक होता है आप सेफ्टी और फिक्स्ड लाइन पे चलें। वो इस तरह से पॉसिबल है कि जब बॉटल नेक सेक्शन ऐसा है, ओवर हैंगिंग सैराक्स हैं उस पर, और जब बर्फ़ होती है, 2 तरह की बर्फ़, एक होती है पाउडर स्नो, पाउडरी, और एक होती है वो जिसको हम ब्लू आइस कहते हैं। तो जो स्नो होती है उसमें जब ताज़ा बर्फ़ हो और वो एक्यूमुलेशन ऑफ स्नो हो उस आपके माउंटेन पे, तो देन हो सकता है कि आप जब चल रहे हैं, ताज़ा बर्फ़ है, तो उसमें ये होगा कि एंगल तो ज़ाहिर है वही स्टीप रहेगा, लेकिन आप उसमें गिरें इसलिए नहीं कि आपके पाँव हो सकता है टखनों तक या पिंडलियों तक आपके अंदर जा रहे हैं। आप सेफ्टी के हवाले से रोप अप होके आपस में सेफ्टी का रख के या बग़ैर सेफ्टी के भी आप क्लाइंब कर जाएं। इसकी ये जो है मिसाल वो इसका इस तरह से मिलती है, इसका सबूत कि जब नेपलिस ने समिट की 15 जनवरी को रात को, ये रशियन क्लाइंब का ट्विटर हैंडल है, उस पर ये एक ट्वीट अपलोड हुई जो रशिया के और कज़ाकिस्तान के एक बहुत बड़े डेनिस युर्बकू जो है ना क्लाइंबर, वो भी हिमालयन माउंटेनियरिंग की बहुत बड़ा नाम है, और उन्होंने विंटर में भी अटैम्प्ट की हुई है 2018 में। और उन्होंने ये कहा गया उस वक्त ये था कि बॉटल नेक पे स्नो है, तो इसलिए उनको पता था कि नेपलीज इतने कैपेबल हैं, लिहाजा उन्होंने उस सेक्शन को फ्री क्लाइंब किया। अब ज़रूरी नहीं होता कि सारे, आप कुछ सेक्शन में जहाँ पे ट्रेवर्स आती है बॉटल नेक की, कुछ सेक्शन पे आप रस्सी लगाते हैं, कुछ पे आगे, ये चूँकि रस्सी लेंथ में होती है, पैचेस में होती है, 50 मीटर का टुकड़ा, उस पे रस्सी लग गई, आगे थोड़ा फ्री क्लाइंब कर लिया, फिर आगे रस्सी लगा ली। ये जो लीड क्लाइंबर होता है वो उसको इम्प्रोवाइज़ कर रहा होता है वहाँ पे उसकी क्लाइंब की। ज़रूरी नहीं कि हर वक्त आपने सारी, कुछ क्लाइंब ऐसी हैं, कुछ टाइम ऐसा है, समर में ऐसा है आपकी सारी ही रस्सी लगेगी, कुछ ऐसा है कुछ पैचेस में लगेगी। अब वो अगर ऐसा था कि कोई ऐसा बैंड, ऐसा ट्रेवर्स का हिस्सा जहाँ पे उन्होंने क्लाइंब किया और नेपलीज ने फ्री क्लाइंब कर लिया और उस पे समिट करके वापस आ गए, और उसके 20 दिन के बाद एक्यूमुलेशन ऑफ स्नो ख़त्म हो चुकी हो और वो आइस में कन्वर्ट, ब्लू आइस में कन्वर्ट होगी, और वो ही पोर्शन मुश्किल रह गया हो और उसी पे रस्सी ना हो। अब उसको अपनी स्किल से एक बंदा उसको जो है ना वो क्या समझता है कि हम कर लेंगे, और हो सकता है क्वाइट पॉसिबल कि जब साजिद सतपारा वहाँ से वापस आए बॉटल नेक के पास, तो यकीनन जो है मेरा अपना तज्ज़िया है कि यकीनन अली सतपारा जो हैं वो आगे होंगे, और मुमकिन है कि उन्होंने वो उस ऐसा कोई पोर्शन देख लिया हो जिसमें उनको लगता हो कि ये नेगोशिएट नहीं होना, ब्लू आइस है और फ्री, इसमें थोड़ा सा पैच है, इसमें शायद फ्री क्लाइंब करनी पड़े, और उनको जैसे अंदाज़ा हो गया था कि उनका बच्चा बेटा साजिद सतपारा, जो ये ख़ुद साजिद सतपारा कह चुके हैं कि मुझे हेलुसिनेशन हो गई थी, जो 8000 मीटर से अबव अक्सर हो जाती है, तो इसलिए वो उसका आपका विज़न नहीं रहता, फोकस नहीं रहता, आप में ऑक्सीजन दिमाग में सही नहीं पहुंच रही होती, आप फैसले सही नहीं ले पा रहे होते, एक ये वजह। और फिर
मुमकिन है कि चूँकि हो सकता है उस वक्त अली सदपारा वो उधर से उसको गिव अप भी करना चाहते हों, हु नोस, अल्लाह को पता है, या वो अगर वापस आए तो उनको पता होगा। तो लेकिन चूँकि टीम लीडर हो सकता है, टीम लीडर की ये हो कि नहीं कोई बात नहीं हम ये कर लेंगे, उन्होंने अपने आप पे ट्रस्ट किया, अपने स्किल्स पे। तो तब मोहम्मद अली सदपारा ने ये सोचा कि मैं अपने बेटे को जो है उसकी कंडीशन मेंटल हेल्थ, चूँकि वो बहुत एक्सपर्ट थे इस हवाले से, तो उन्होंने उसको वापस जाने का मशवरा दिया और फिर वो आगे गए होंगे और उस हवाले से कोई हादसा हो गया होगा। तो इस लिहाज से मुझे मैं नज़ीर साबर साहब की बात को मज़ीद आगे अगर बढ़ाऊँ तो इन दोनों में से एक बात क्वाइट पॉसिबल है, मुमकिनात में से है। ये नहीं है कि हमने पुलिस को कोई अंडरमाइन कर रहे हैं या उन पर कोई इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अगर इस हादसे का वाक़या का अगर इंक्वायरी हो तो उसमें इस बात को पहलू को रखा जाना चाहिए कि या उन्होंने रस्सी लगाई ही नहीं, और अगर लगाई तो नज़ीर साबर साहब के मुताबिक, जिनका अपना एक्सपीरियंस है, मुमकिन है वो रिट्रीव कराएँ। अगर रिट्रीव किया है तो वो किस वजह से है, वो यही है कि नेपलीज़ जो है अपनी समिट ग्लोरी को खोना नहीं चाहते थे। कि अगर आप कहें कि हमने 10 बंदों ने K2 को सर कर लिया और उसी सीज़न में 30 बंदे और जो हैं वो सर कर लें, तो वो बंदा समझे कि वो फील करता है, इंसानी फितरत है ना, वो करता है कि मेरी इतनी अकम्पलिशमेंट नहीं रही। इसकी एक और दलील भी बनती है, वो ये बनती है कि वही नेपलीज़ शर्पा जब वो अपने घरों को वापस चले गए, उसके बाद 7 समिट ट्रैक्स ने अपने क्लाइंट्स को लेके आना था। जब वो इसी वेदर विंडो में 3, 4 और 5 की वेदर विंडो में उन्होंने 7 समिट ने अपनी समिट पुश लॉन्च की, उन्होंने अलग की, जॉन स्नोरी की टीम अलग आई। ये आपको याद होगा कि 3 फरवरी की रात को ये वहाँ से चले बेस कैंप से, और सारे अलग अलग 7 समिट की क्लाइंट्स अपने हिसाब से थे, जॉन स्नोरी की टीम अपने हिसाब से थी, एक इंडिपेंडेंट टीम तमारा लुंगर और JP जो इनके साथ फिर बाद में कैंप 3 पे जाके जॉन स्नोरी की टीम के साथ हो गए, वो उनकी अलग थी। तो मेरा अंदाज़ा यही है, कोई मेरी इस राय से इख्तलाफ भी कर सकता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अली सदपारा इतने कैपेबल थे कि पहली वेदर विंडो में अगर जॉन स्नोरी उनको इजाज़त देता या वो अपना ख़ुद डिसीजन मेकर होते तो लाजमी वो अटैक करते और वो उनसे पहले समिट पे पहुंच जाते। जी, इसमें अभी तो ये बातें बड़ी कंट्रोवर्शियल सी कुछ लोगों को लग रही हैं। चूँकि नेपलीज़ हैं, उन्होंने एक अकम्पलिशमेंट उनकी आई है तो वो उस ग्लोरी को ज़ाया नहीं करना चाहते। लेकिन हर बात है, हर तस्वीर है, हर उसके 2 पहलू होते हैं, 2 रुख होते हैं। अगर आप इस लिहाज से देखेंगे कि उनकी जो समिट ग्लोरी है उसको ज़ाया नहीं करना देना चाहते, तो फिर नेपलीज़ के हवाले से सोचें तो कोई भी ये नहीं चाहता कि एक समिट जिसको हम 10 बंदों ने किया और सबसे पहले उस पर समिटियर कहलाए, उसको 40 बंदे और कर जाएं, तो इस काम को रद्द तो नहीं किया जा सकता।